अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अंकल शम्स। अच्छा जी, अंकल शम्स एक ड्रामा है, एक प्ले है। और उसमें जो किरदार है वो एक ऐसा किरदार है जो कि अब बहुत से ड्रामों, बहुत से प्लेज़, बहुत सी कहानियों में आ चुका है और उर्दू में भी आ चुका है, इंग्लिश में भी आ चुका है मुख्तलिफ़ नामों से। तो ये एक और दफ़ा फिर एक साहब आ जाते हैं, एक अंकल हैं, एक साहब हैं, एक बड़े मियाँ हैं, जिनका बिहेवियर थोड़ा पिक्यूलियर है, थोड़े डिफरेंट हैं दूसरे लोगों से, बेवकूफ़ियाँ करते हैं, हंसी मजाक बहुत करते हैं। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हम देखते रहते हैं। अंकल पॉचर हैंग्स अ पिक्चर, ये एक चैप्टर गुजर चुका है। इसी तरह से एक चैप्टर है उर्दू का, चचा छक्कन। तो ऐसे बहुत से सिमिलर एक्टिंग किरदार मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ लोगों ने उस पर तबाज़नाई की है, तो ये एक और उसकी मिसाल मौजूद है। उम्मीद करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपने पहले से निकाल लिए होंगे ताकि हमारी सारी तवज्जो चैप्टर को समझने पे रहे, अल्फाज के पीछे हम ना भाग रहे हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कुछ किरदार इन्होंने बता दिए थे, कैरेक्टर्स इन द प्ले। इस ड्रामे में कौन कौन से लोग, किन किन के नाम शामिल हैं। तो मिसेस मालिक, मिस्टर मालिक, मिसेस मालिक, वर्कमैन, अंकल शम्स, पोस्टमैन और समीना। तो मिस्टर मालिक हैं, मिसेस मालिक हैं, मियाँ बीवी हैं, इनके यहाँ एक काम करता है बंदा। अंकल शम्स जो हैं वो बाहर से आए हैं, पोस्टमैन डाकिया ख़त लेके आएगा, और समीना इन दोनों की बेटी है, मिस्टर मालिक और मिसेस मालिक की। फिर इन्होंने सीन के बारे में कुछ बैकग्राउंड बताया कि भाई इस तरह की जगह है जहाँ सीन हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। द सीन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मालिक्स हाउस। ये सीन वाक़ होता है मिस्टर और मिसेस मालिक के घर में, उनके लिविंग रूम में। लिविंग रूम क्या होता है? लिविंग रूम वो मेन कमरा होता है जहाँ बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, बाज़ औक़ात खाना भी कुछ लोग खा लेते हैं, बाज़ औक़ात वहाँ टीवी लगा लेते हैं। लेकिन इटसेल्फ की कोई एक स्पेसिफिक कमरा नहीं होता, यानी ड्राइंग रूम नहीं होता जहाँ पे गेस्ट को बिठाया जाए। यहाँ घर वाले खुद ही बैठ के बातें करने के लिए सोफ़े वोफ़े लगे होते हैं, और बाज़ औक़ात टीवी लगा होता है लिविंग रूम में, तो वो फिर एक जनरली इसकी ये शक्ल होती है। खैर, तो मिस्टर एंड मिसेस मालिक के घर में ये वाक़या हुआ, ये ड्रामा हो रहा है। अ डोर ऑन द लेफ्ट लीड्स टू द हॉल, अनदर ऑन द राइट लीड्स टू द बेडरूम्स। तो अगर यूँ देखें कि ये लिविंग रूम है, तो उसके लेफ़्ट पे एक डोर है, एक राइट पे एक डोर है, और लेफ़्ट पे जो डोर है वो एक हॉल की तरफ जा रहा है, बड़े कमरे की तरफ जा रहा है, और जो राइट पे डोर है यहाँ से फिर एक बेडरूम्स निकलते हैं, मुख्तलिफ़ बेडरूम्स हैं, यूँ समझ रहे। ठीक है जी, तो ये बीच में लिविंग रूम है। देयर इज़ अ सोफ़ा स्लाइटली टू द राइट ऑफ द स्टेज। ये जो स्टेज है यही स्टेज है, इस स्टेज के थोड़ा सा राइट की तरफ एक सोफ़ा मौजूद है। अच्छा, थोड़ा गंदा सोफ़ा बन गया, थोड़ा बेहतर बना देते हैं। एक सोफ़ा मौजूद है और विद इट्स बैक टूवर्ड्स दी हॉल डोर। अच्छा, उसकी बैक जो है वो हॉल डोर की तरफ है। अच्छा अच्छा, तो हॉल डोर जो है वो फिर तो ये हो गया, स्लाइटली टूवर्ड्स दी राइट। तो मैं ज़रा इस सोफ़े को सही जगह बना देता हूँ, फिर आपसे मज़ीद समझाता हूँ आपको। हॉल का दरवाज़ा तो ये है, तो ये इस तरह से करके सोफ़ा एक मौजूद है, ये ऐसे एक सोफ़ा मौजूद है। ठीक है, फिर with its back towards the hall door and the window. There are some other chairs and some coffee tables arranged on the right. अभी राइट पे कुछ चेयर्स भी रखी हुई हैं, एक कॉफ़ी टेबल भी है। कॉफ़ी टेबल्स शायद ये गलत लिख गए, कॉफ़ी टेबल्स क्यों होंगी, एक टेबल ही होगी ना। वो राइट पे कुछ अरेंज की गई हैं ऐसे। ठीक है जी, फिर मिस्टर एंड मिसेस मालिक आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम। ये कमरे के बीच में खड़े हैं। अ मैन इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर ऑन द वॉल विद वॉल एट द बैक। ये पीछे की दीवार पे कोई पिक्चर लगाने की कोशिश कर रहा है। ही हैज़ अ स्टेप लैडर एंड अ बॉक्स फुल ऑफ टूल्स। उसके पास एक सीढ़ी है जिस पर कुछ चढ़ के काम कर रहा है, और उसके पास एक टूल बॉक्स जिसमें टूल्स भरे हैं वो भी मौजूद है। ठीक है जी, तो ये एक सीन इन्होंने बताया। अब आगे चलते हैं। वैसे डजेंट मैटर कि सीन क्या है, आप कहानी को जब पढ़ेंगे ना, इस ड्रामे को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें वैसे खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ सिचुएशन दिखाई भी है। मिस्टर मालिक कहते हैं, नाउ डोंट मेक अ मेस एंड मेक श्योर द पिक्चर इज़ हैंगिंग स्ट्रेट।
अब देखो कुछ गड़बड़ ना करना और इस बात को यकीनी बनाना कि भाई तस्वीर बिल्कुल सीधी लटके। हाँ, मिसेस मालिक ने कहा। यस, एंड इफ़ यू डू मेक अ मैस यू विल हैव टू क्लियर इट अप। हाँ, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की, कुछ चीज़ें ख़राब की, तो वो सही करना भी तुम्हारा ही काम होगा। वी हैव इनफ टू डू ऑलरेडी। हमारे पास पहले ही बहुत काम है। आवर डॉटर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, सो द प्लेस मस्ट लुक ब्यूटीफुल। हमारी बेटी की शादी हो रही है अगले महीने, तो ये घर, ये जगह बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। मिस्टर मालिक ने कहा, यस वी शैल बी इनंडेटेड विद विजिटर्स। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास तो मेहमानों की भरमार हो जाएगी, भर जाएंगे मेहमान हमारे पास। वर्कमैन ने कहा, जो काम कर रहा था, देयर इज़ नो नीड टू वरी मैडम सर, आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैडम और जनाब सर, आपको मैं तो हर हफ्ते ही तस्वीरें लगा रहा होता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेरी क्लीन वर्क। अब इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है इस बंदे की, तो ये जो बात कर रहा है वो टूटे टूटे जुमले में कर रहा है। तो आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक, ये जुमला भी गलत नहीं है, जो ये जुमला भी ठीक नहीं है। इसी तरह से ऑलवेज वेरी क्लीन वर्क, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो बहरहाल कहने चाह रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं तो हर हफ्ते ही तस्वीरें लगाता हूँ और कोई मसले की बात नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा काम करता हूँ। वी शेल सी, मिस्टर मालिक ने कहा, बट मेक श्योर द पिक्चर इज स्ट्रेट। लेकिन बहरहाल दोबारा याद दिला दूँ, ये यकीनी बनाने ने कि तस्वीर सीधी लगी हो। वर्कमैन ने कहा, इट विल बी स्ट्रेट सर, वेरी स्ट्रेट, 110%। आप बेफिक्र रहें जनाब, बिल्कुल सीधी होगी, बिल्कुल बहुत ही सीधी होगी, 110% मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ, ये सीधी होगी। मिसेस मालिक ने कहा, 100% एंड 180 डिग्रीज एंड हॉरिजॉन्टल विल बी फाइन। अब ये इन्होंने मजाक किया। अब एक पहले ही बंदा जाहिल है, उसको इतनी अच्छी सी इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही, वो काम करने वाला कारीगर है, उससे जो है वो इंग्लिश के अंदर तंज किया जा रहा है। तो मिसेस मालिक का ये जुमला उसको क्या समझ में आना था? कहना चाह रही थी कि 110% ना बोलो, 110 ना बोलो, 100 ही बोल दो तो भी काफ़ी है। और बस तस्वीर को 180 डिग्री पे रखो और हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो ये होता है ना भाई, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है, तो हॉरिजॉन्टल रखो, 180 डिग्री पे रखो, 110 की बात ना करो हमसे। तो इन्होंने मजाक का एक तंजिया बात कही कि 100% ठीक रहेगा, मतलब 110% नहीं चाहिए हमें, काम पूरा पूरा चाहिए, 100%। और तस्वीर को तुम जो 180 डिग्री पे रखना, यानी जैसे मैंने बताया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल रखना यानी कि हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको, वर्टिकल कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को उर्दू में लेटा हुआ कहेंगे, कि इसको लेटे हुए रुख पे रखना, आसान आसान उर्दू में हम बात करें तो। तो ये इन्होंने उससे मजाक किया। अब वो कहाँ समझना था उसने मजाक, तो उसने क्या जवाब दिया, डिग्रीज मैडम, आई हैव नो डिग्री मैडम, मेरे पास तो कोई डिग्रियाँ नहीं। अब वो बजाय इससे कि 180 डिग्री को समझता है कि एंगल की बात कर रही हैं, वो समझा कि उससे कह रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी डिग्रियाँ हैं। तो कह रहा है, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है मैडम, आई हैव नो डिग्री मैडम, एंड फाइन, आई विल गेट अ फाइन, और हॉरिजॉन्टल विल बी फाइन। उन्होंने बोला ना कि अगर तुम सीधा सीधा रखो इसको तो ये ठीक रहेगा। तो वही समझा कि वो कह रही हैं कि इसके ऊपर कोई फ़ाइन होगी, उसको कोई जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो मैडम मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और आप ये क्या बात कर रही हैं कि मुझे जुर्माना अदा करना पड़ेगा? तो मिस्टर मालिक ने फिर बात बीच में उसकी, नो नो इट्स अब वो समझाने का सोच रहे थे कि मैं उसको समझाऊँ कि फ़ाइन का क्या मतलब है, लेकिन फिर इन्होंने फिर बात बदल दी कि नहीं नहीं फ़ाइन का, अच्छा ऐसा करो, सब ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल गुड, सब ठीक है भाई, सब ठीक है, रहने दो, जस्ट गो ऑन विद योर वर्क मैन, बस अपना काम करो यार, अपना काम करो भाई। टू हिज वाइफ, अपनी बेगम से बोला उन्होंने, साइमा, डोंट कन्फ्यूज हिम विद योर टॉक ऑफ डिग्रीज एंड हॉरिजॉन्टल एंड फाइन एंड व्हाट नॉट। अब उनकी बेगम का नाम था साइमा, वैसे तो उनको मिसेस मालिक कह रहे हैं, लेकिन नाम उनका असल में था साइमा। साइमा यार, तुम उनको बिल्कुल, इस बंदे को कंफ्यूज मत करो, कि ये तो बिल्कुल चक्कर बन जाएगा तुम्हारे इस चक्कर में। ये तुम बातें कर रही हो कभी डिग्रीज की, कभी हॉरिजॉन्टल की, कभी फाइन की, कभी और पता नहीं क्या क्या नहीं, व्हाट नॉट का मतलब और पता नहीं क्या क्या। लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो भाई। द डोर बेल रिंग्स, मिसेस मालिक हरीज आउट। घंटी बजती है, दरवाजे देखिए, मिसेस मालिक भागती हुई जाती हैं बाहर। शी रिटर्न्स विद अ जॉली मैन वेयरिंग ग्लासेस एंड कैरिंग अ सूटकेस। वो वापस आती हैं एक बड़े खुश खुश से दिखने वाले आदमी के साथ, जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है और हाथ में सूटकेस है। अंकल शम्स थे ये। तो उन्होंने कहा, हेलो हेलो ओल्ड मैन, हाउ आर यू? अरे भाई, और कैसे हो भाई बड़े मियाँ, ठीक हो? तो अब वो इनका स्टाइल था मज़े मज़े में बात करने का, तो उन्होंने इसलिए उनको ओल्ड मैन कह दिया मिस्टर मालिक को। मिस्टर मालिक ने कहा, ओह वाई हेलो अंकल शम्स। अच्छा, वाई का मतलब यहाँ पे क्यों नहीं है, बल्कि ओहो अच्छा आप हैं, यूँ अंदाज़ है वाई कहने का। ओहो तो अंकल शम्स आप हैं, ये हेलो अंकल शम्स,
हाउ गुड टू यू, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ कैसे आ गए? अंकल शम्स, अच्छा इसका मतलब है कि बहुत सारे मेहमानों ने जो आना था उनमें से इनके जहन में अंकल शम्स नहीं थे, तभी उन्होंने पूछा आपका कैसे आना हुआ। वरना तो ये ना कि इतने सारे मेहमानों को बुलाया बेटी की शादी में, तो सोच इनको भी बुलाया होगा, तो दिस मीन्स कि इनको नहीं बुलाया था। अब इनको ना बुलाने की क्या वजह होगी वो शायद आगे पता चले। तो बाद अंदाज यही लग रहा है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ कैसे आ गए। अंकल शम्स ने कहा डिड यू नॉट गेट माई लेटर, तुम्हें मेरा खत नहीं मिला? आई रोट लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते लिखा था। आई हैव कम टू ग्रेस समीनाज वेडिंग विद माई प्रेजेंस, ही बोज्ड थिएट्रिकली। अच्छा दी, पहले तो ही बोज थिएट्रिकली का मतलब समझ लेते हैं कि वो ऐसे अंदाज में झुके जैसे कि जनाब वो थिएटर्स में झुका जाता है। थिएट्रिकली जैसे थिएटर के ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में झुकते हैं ना, जब आखिर में अपना पूरा किरदार अदा कर लेते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो तालियों के जवाब ज़रा झुक के देते हैं लोग। तो बिल्कुल उसी तरह से वो झुक के उन्होंने बात की। क्या बात की? कि मैंने पिछले हफ्ते खत लिखा हुआ था कि आई हैव कम टू ग्रेस समीनाज वेडिंग विद माई प्रेजेंस, मैंने अपनी मौजूदगी से समीना की शादी को वक़ार बख्शने का फ़ैसला किया था, इसलिए आया हूँ मैं। तो ज़रा अपने आप को ज़रा ऐसे एक अंदाज़ है, मज़ाही अंदाज़ है बात करने का। और सीरियसली भी हम ऐसा कहते हैं जब हम वाकई किसी बड़े से बात कर रहे हो ना, जो बहुत बड़ा हो, जिसका रुतबा बहुत बड़ा हो, तो हम उससे कहते हैं कि आप प्लीज़ ज़रूर मेरे इवेंट में आइएगा और हमारे इवेंट को शर्फ बख्शिएगा अपनी तशरीफ़ आवरी से। तो बिल्कुल इसी को इंग्लिश में कहने का तरीका है क्या है, प्लीज़ ग्रेस आवर इवेंट्स विद योर प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी से हमारे इवेंट को जो है वो शर्फ बख्शिएगा, उसको दर्जा, हमारे इवेंट को दर्जा मिल जाएगा अगर आप आ गए। लेकिन यहाँ इन्होंने ये बात मजाक में कही है कि मैं आया हूँ आपकी बेटी की शादी को शर्फ बख्शने के लिए, उसको अहम दर्जा देने के लिए अपनी मौजूदगी से, जैसे कि ख़ुद बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और फिर उस तरह से झुक के उन्होंने, जैसे कि थिएटर में किरदार करते हैं, थिएटर एंड होने के बाद झुक के, तो उस तरह से उन्होंने झुक के जो है वो इजहार किया इस बात का कि एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैंने ख़त लिखा था आपको। बट अंकल द वेडिंग इज़ नॉट टिल नेक्स्ट मंथ, लेकिन अंकल शादी तो अगले महीने तक नहीं है, मतलब अगले महीने है शादी, तो क्या अगले महीने तक इंतज़ार करेंगे? मिसेस मालिक ने कहा। अब मिसेस मालिक ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही चिड़ी हुई हैं शायद अंकल से, जिस तरह से उनके आने पे बदतमीज़ी से बात की। नहीं, बदतमीज़ी की बात हो ना, एक मेहमान आ गया, उससे कह रहे हैं आप एक महीने तक ठहरेंगे क्या? अंकल शख्स ने कहा नॉट टू वरी, आई शैल हेल्प विद द प्रिपरेशंस, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। अरे फिक्र ना करो, मैं तैयारी में मदद करूँगा ना, हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। द वर्कमैन हु इज़ नाउ अप द स्टेप लैडर ड्रॉप्स द हैमर एंड गिव्स अंकल शम्स अ नर्वस लुक। वो जो कारीगर है वो अब जो है वो सीढ़ी पे चढ़ चुका है और उससे हाथ से हथौड़ी छूट जाती है और वो अंकल हैमर को एक नर्वसली देखता है, घबराते हुए उनको देखता है। मिस्टर मालिक ने कहा वर्कमैन से, मिस्टर मालिक टू द वर्कमैन, बी केयरफुल मैन, दैट्स अ मार्बल फ्लोर यू आर ट्राइंग टू क्रैक। अरे भाई ज़रा एहतियात से, ये हमारा मार्बल का फ्लोर है जिसको तुम तोड़ना चाह रहे हो, उसमें क्रैक डालना चाह रहे हो, उसमें दरारें डालना चाह रहे हैं, तो ये मार्बल का फ्लोर है, हमारे एहतियात से ज़रा। अंकल चम्स ने कहा, पुटिंग डाउन हिज सूटकेस गोइंग टुवर्ड्स द वर्कमैन। उस कारीगर की तरफ बढ़ते हुए अपना सूटकेस नीचे रखते हुए उन्होंने कहा, आहा, अरे वाह, आई सी यू आर ट्राइंग टू पुट अप अ पिक्चर टू ब्यूटिफाई द प्लेस। मैं देखा कि आप कोशिश कर रहे हैं तस्वीर लगाने की ताकि ये जगह ज़्यादा खूबसूरत हो सके। यू सी माई एप्टीट्यूड्स विल कम एंड यूजफुल ओवर द नेक्स्ट मंथ। आप देखिएगा कि मेरी जो स्किल्स हैं, मेरी जो सलाहियतें हैं, वो बड़ी काम आने वाली हैं अगले महीने तक आप लोगों के लिए। लेट मी असिस्ट यू विद दैट, मुझे अपनी मदद करने दो भाई इस काम में, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूँ इस काम में। आई एम समथिंग ऑफ एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू हैंगिंग पिक्चर, और तस्वीरें लटकाने में तो आप समझ लो कि मैं एक माहिर आदमी हूँ बहुत ज़्यादा। ही टेक्स द हैमर फ्रॉम द वर्कमैन एंड क्लाइम्स द लेडर। तो उन्होंने उस कारीगर से हथौड़ी ले ली और सीढ़ी चढ़ गए। नाउ हैंड मी दैट, ने लाओ मुझे वो कील पकड़ाओ। कम ऑन मैन, वी डोंट हैव ऑल डे, चलो चलो जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। द वर्कमैन इज़ टू स्टन्ड टू से एनीथिंग। वर्कमैन इतना ज़्यादा हैरत ज़दा हुआ है कि वो कुछ कह नहीं पाया। एंड डज एज ही टोल्ड, उसने वही किया जो उसको कहा गया। अंकल चम्स स्टार्ट्स बैंगिंग द नेल इनटू द वॉल। अंकल चम्स ने धड़ाधड़ कील जो है वो दीवार में ठोकना शुरू कर दी। A large crack appears, then the ladder wobbles and he comes crashing down. एक दीवार में बड़ा सा क्रैक नमूदार हुआ और फिर सीढ़ी जो है वो लड़खड़ाई और वो नीचे आके गिर पड़े धड़ाम से। The hammer makes a loud sound as it hits the floor, और जो हथौड़ी की भी बड़ी ऊंची सी आवाज़ आई जबकि वो फर्श पे गिरी। मिसेस मालिक ने कहा, गुडनेस मी अंकल शम्स, शी रन्स टू सी इफ ही इज़ ऑलराइट। वो भाग के गई देखने के लिए कि वो ठीक तो हैं।
अच्छा, गुडनेस मी, गुडनेस ग्रेशियस, ये सब अल्फाज हैं जो कि सरप्राइज़ का इजहार करने में, ओह अरे ये क्या हो गया, इस तरह का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अरे ये क्या हो गया अंकल शम्स। तो मिस्टर मालिक ने, ओह डियर, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर, अब उन्होंने वो फर्श देखना शुरू किया जहाँ पे हथौड़ी गिरी थी। जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल, इट्स ऑल क्रैक्ड इन हाफ, ये मेरे मार्बल के टाइल को देखो, ये तो पूरा आधा ही हो गया, आधा आधा टुकड़ा हो गया। मिसेस मालिक ने अंकल शम्स से कहा, आर यू ओके, आप ठीक तो हैं। अंकल शम्स ने कहा, फाइन फाइन, दैट लैडर इज यूजलेस, अरे मैं ठीक हूँ, ये सीढ़ी ख़राब है तुम लोगों की। द वर्कमैन लुक सलाम, अब वो कारीगर जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हुआ। आई थिंक आई शेल सिट डाउन फॉर अ लिटिल वाइल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए तब बैठ जाऊँ। ही कोलैप्सेस इनटू अ चेयर नियर बाय, वो करीब ही कुर्सी पे जो है वो धड़म से गिर जाते हैं। एंड इट क्रैशेस टू द फ्लोर इन पीसेस, और वो कुर्सी जो है वो ज़मीन पे टुकड़े टुकड़े होके गिर जाती है। यानी कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी भी तोड़ दी, धड़म से बैठे ना तो कुर्सी ने भी उनका वजन बर्दाश्त ना कर पाई और कुर्सी भी टूट के नीचे गिर गई। अच्छा जी, फिर क्या हुआ। अरे भाई, मिस्टर मालिक ने अपनी बीवी के कान में सरगोशी करते हुए कहा, मिस्टर मालिक विस्परिंग टू हिज वाइफ, आई एक्सपेक्ट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, है मुझे तो डर है कि बस अब ये शुरुआत ही हुई है, अब तो मामला ऐसे ही चलेंगे, ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। अंकल शम्स इज़ हेल्प टू हिज फीट, अंकल शम्स को मदद करके उनके पाँव पे खड़ा किया जाता है। ही गोज़ टू हिज सूट केस, पिक्स इट अप एंड हेड्स टू द डोर ऑफ द टू द बेडरूम्स। वो अपना जाते हैं, सूटकेस तक जाते हैं, उसको उठाते हैं और फिर वो अपना रुख करके बेडरूम्स की तरफ चल पड़ते हैं। फिर अंकल शम्स ने कहा, आई थिंक आई शेल हैव अ वॉश एंड रेस्ट, व्हाट टाइम इज़ लंच, मेरा ख्याल है मैं जाके इधर नहा धो लूँ और कुछ आराम कर लूँ, खाना कितने बजे है। मिसेस मालिक ने कहा, वेरी सून अंकल, वेरी सून, वी शेल गिव यू अ कॉल, जल्दी होगा खाना अंकल, बहुत जल्दी खाना हो जाएगा, हम आपको बुला लेंगे, फिक्र ना करें। अंकल शम्स moves to the door. On the way, he knocks over a coffee table and a vase crashes to the floor. Mr. and Mrs. Malik look shocked. The workman is grinning. तो अंकल शम्स जो है वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में उनका ठोकर लगती है कॉफ़ी टेबल से और एक वाज जो है वो गिर के टूट जाता है। एक फूलों का जो वाज होता है, गुलदान। और मिस्टर और मिसेस मालिक जो है वो काफ़ी शॉक में नज़र आते हैं, एक हैरत का बुत बने खड़े होते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। और जो कारीगर है वो मुस्कुरा रहा होता है। अब सीन 2 शुरू हुआ इसका। इन द लिविंग रूम, सेम लिविंग रूम है, द पिक्चर इज़ नाउ हैंगिंग ऑन द वॉल, अब पिक्चर जो है दीवार पे लटकी हुई है। अंकल शम्स एंटर्स द एंड सिट्स ऑन द सोफ़ा, अंकल शम्स दाखिल होते हैं और सोफ़े पे बैठ जाते हैं। ही स्टेयर्स एट द पिक्चर क्रिटिकली, वो बड़ी तनकीदी नज़र से उस पिक्चर को घूरते हैं। देन गेट्स अप एंड एडजस्ट सो दैट इट इज़ नॉट स्ट्रेट, और उसको जाके खड़े होते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं और अब ये नतीजा निकलता है कि अब वो सीधी नहीं रहती। प्लीज़ विद हिज वर्क, और बड़ा खुश होते हैं अपने इस काम से। ही सिट्स डाउन अगेन, वो दोबारा बैठ जाते हैं। ही लुक्स एट हिज वॉच, अब अपनी घड़ी को देखते हैं। ही यॉन, सब जमाई लेते हैं। देन लाइज डाउन, और लेट जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मालिक एंटर फ्रॉम द हॉल डोर, दे कैन नॉट सी अंकल शम्स, वो इस तरह से लेटे हैं सोफे पे कि मिस्टर एंड मिसेस मालिक दाखिल हुए हॉल वाले दरवाजे से, लेकिन वो अंकल शम्स को नहीं देख सकते। अब मिसेस मालिक ने कहा, लुकिंग एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग, तस्वीर को देखते हुए उन्होंने इशारा किया, जस्ट लुक एट दैट आमिर। अब आमिर मिस्टर मालिक का असल नाम है, आमिर मलिक या आमिर मालिक। तो मिस्टर मलिक ने कहा, इट वॉज स्ट्रेट माई नाइज लव, अरे यार जब मैं छोड़ के गया था तो सीधी थी। आई शेल कॉल हिम बैक आफ्टर लंच टू पुट इट राइट, मैं उसको कारीगर को दोबारा बुलाऊंगा कि उसको सही करके लगाओ खाने के बाद। दिस रियली इज़ इंटॉलरेबल, ये वाकई बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बात, मिसेस मालिक ने कहा। एंड फॉर गुडनेस सेक डोंट आस्क योर अंकल शम्स टू फिक्स इट, और खुदा के वास्ते अपने अंकल शम्स से मत कहना कि ये ठीक करें। आई नो ही मीन्स वेल, मुझे पता है कि उनके इरादे अच्छे होते हैं, उनका मकसद तो अच्छा होता है, बट दैट मैन इज़ अ वॉकिंग डिजास्टर जोन, लेकिन ये शख्स जो है ना अंकल मालिक, ये अंकल शम्स, ये तो चलते फिरते तबाही हैं। डिजास्टर जोन कहते हैं एक ऐसा इलाका जहाँ पे कि बड़ा ज़बरदस्त तबाही आई हुई हो, कोई सैलाब आ गया हो, कोई तूफ़ान आ गया हो, कोई ज़लज़ला आ गया हो, उस इलाके को डिज़ास्टर ज़ोन कहते हैं। ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसा ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जैसे कोई तबाही आ गई। अ कैटास्ट्रोफी वेटिंग टू हैपन, कैटास्ट्रोफी भी कहते हैं तबाही को, किसी कुदरती आफत को, कोई बहुत बड़ी कुदरती आफत है ये साहब कि बस होने ही वाली है, वेटिंग टू हैपन कि बस अब होने वाली है। अ नाइट मेयर, ये तो जनाब मेरे लिए एक बुरा ख्वाब है, एक ड्रावना सपना है।
अंकल शम्स हाफ राइजेज एंड देन लाइज डाउन अगेन। अंकल शम्स थोड़ा सा उठते हैं बातें सुन के, लेकिन फिर दोबारा लेट जाते हैं। मिस्टर मालिक ने कहा, वेल वी शैल हैव टू पुट अप विद हिम। भाई अब क्या करें, हम उनके साथ गुजारा करना पड़ेगा। वी कैन नॉट आस्क हिम टू लीव, कैन वी? हम उनको जाने को तो नहीं कह सकते हैं ना, नहीं कह सकते ना। आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं कह सकते? मुझे तो नहीं समझ आता है कि हम क्यों नहीं कह सकते उनको जाने का। मिसेस मालिक ने कहा, दी अदर्स विल बी हेयर इन 3 weeks एंड इवन लेटर। भाई बाकी लोग तो अभी 3 हफ्ते बाद ही आएंगे, और बल्कि उसके भी बाद आएंगे। आर वी गोइंग टू हैव टू टॉलरेट हिज एक्सेंट्रिसिटीज टिल देन? क्या हमें इनकी ये अजीब व गरीब हरकतों को उस वक्त तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? एक्सेंट्रिसिटीज़ होती हैं ऐसी हरकतें जो दूसरों से थोड़ी मुख्तलिफ हो ना, अजीब व गरीब सी हरकतें, आपकी यूनिक, आपकी हरकतें जो आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई ना करता। क्वाइट, व्हाट अ फ्राइटनिंग प्रॉस्पेक्ट। अरे भाई चुप कर जाओ, कितना ही ख़तरनाक, कितनी दहशतनाक तुमने बात कर दी ना, जिसको सोच के मुझे अजीब खौफ आ रहा है। प्रॉस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हो सकती है। तुमने ऐसी बात कर दी कि ये भी हो सकता है कि ये सोच सोच के मुझे खौफ आ रहा है कि 3 हफ्ते तक हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको। ही ईट्स अ लॉट टू, वो तो खाना भी बहुत खाते हैं। यू विल हैव टू इंक्रीज द हाउस होल्ड बजट 3 fold। तुम्हें तो अपने घर का खर्चा 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 3 fold, 3 गुना। एंड आर रिपेयर्स बिल्स विल स्पायरल। स्पायरल का मतलब एकदम से बहुत ऐसे बढ़ते चले जाना, स्पायरल इसको कहते हैं। तो हमारा जो चीज़ों को रिपेयर करवाने के खर्चे हैं वो भी बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। जजिंग बाय दीज डिजास्टर्स ही विल ब्रेक एवरीथिंग इन साइट। और ये जो इन्होंने अब तक तबाहियाँ मचाई हैं, इनको देख के लगता है कि जो कुछ हमें दिख रहा है ना, हर चीज़ ये तबाह तो तोड़ देंगे। यू आर राइट साइमा, तुम ठीक कहती हो साइमा। वी शैल हैव टू डिवाइस अ प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम। हमें कोई ऐसा प्लान सोचना पड़ेगा कि उनसे जान छुड़ा सकें। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर लंच व्हेन ही इज़ टेकिंग एन नैप। चलो अब इस मसले को उस वक्त खाने के बाद डिस्कस करेंगे जब वो आराम कर रहे होंगे। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। आई शैल गो एंड सी इफ़ लंच इज़ रेडी, देन यू कैन गिव हिम अ कॉल। मैं जाके देखती हूँ कि दोपहर खाना तैयार हुआ या नहीं हुआ, फिर उनको बुला लेना तुम। Exits Mrs. Malik. Mr. Malik goes to the picture, straightens and step back. मिसेस मालिक जो है वो निकल जाती हैं यहाँ से, और मिस्टर मालिक तस्वीर के पास जाते हैं, उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, सीधा करते हैं और थोड़ा सा पीछे हट के खड़े होते हैं, और वो तस्वीर जो है वो नीचे गिर पड़ती है। द पिक्चर क्रैशेस टू द फ्लोर, तस्वीर नीचे गिर के टूट जाती है। ही स्टैगर्स बैकवर्ड, और पीछे गड़खड़ा के पीछे हटते हैं। हरीडली लीव्स द हॉल, लीव्स बाय द हॉल डोर। और बड़ी जल्दी से वो निकल जाते हैं इस कमरे से, उस हॉल डोर के दरवाजे की तरफ। अंकल शम्स सिट्स अप, लुक्स राउंड क्विकली एंड देन लीव्स बाय द अदर डोर। अंकल शम्स उठ के बैठते हैं, दोनों तरफ चारों तरफ, और जल्दी से देखते हैं, और फिर जो दूसरा दरवाज़ा है उससे निकल जाते हैं जो बेडरूम्स की तरफ जाता है। इन द लिविंग रूम, फिर वापस लिविंग रूम में सीन 3 है। मिस्टर एंड मिसेस मालिक दाखिल होते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मालिक एंटर। मिसेस मालिक कहती हैं, लुक एट द पिक्चर ऑन द फ्लोर, शेकिंग हर हेड, द सूनर द बेटर। अरे देखो ये तस्वीर ज़मीन पे पड़ी है, क्या हाल हो गया इसका। अपना सर हिलाती हैं नफ़ी में। जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। क्या बेहतर है? इनको भगाओ। गोइंग टू द एंड ऑफ द रूम एंड शाउटिंग। तो मिस्टर मालिक जो है वो कमरे के एक किनारे तक जाते हैं और चीख के आवाज़ निकालते हैं, अंकल शाम्स, लंच इज सर्व्ड। अंकल शाम्स, खाना लगा दिया गया है। अंकल शम्स एंटर्स कैरिंग हिज सूटकेस एंड लुकिंग crestfallen। अंकल शम्स दाखिल होते हैं अपना सूटकेस उठाए हुए, और बड़ा ही अफसुर्दा दिख रहे होते हैं, जैसे बड़ा ही उनके साथ कोई गमनाक वाक़या पेश आ चुका है। मिस्टर मालिक कहते हैं, यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर सूटकेस टू द डाइनिंग टेबल अंकल। आप डाइनिंग टेबल तक अपना सूटकेस लाने की तो ज़रूरत नहीं है अंकल। अंकल शम्स कहते हैं, आई वॉन्ट बी स्टेइंग फॉर लंच, आई एम अफ्रेड, आई सडनली रिमेंबर्ड आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप बैक एट होम। अरे मैं खाने तक नहीं रुक सकूँगा, मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं खाने तक नहीं रुक सकूँगा। मुझे अचानक याद आ गया कि मुझे एक बड़ा ज़रूरी अपॉइंटमेंट है जिसको कि मुझे पूरा करना है घर पे। ठीक है, अपॉइंटमेंट टू कीप, मैंने किसी को कोई वक्त दे रखा है जिसको कि मुझे वफ़ा करना है, कोई वादा मैंने कर रखा है जिसको कि पूरा करना है। ठीक है, तो इसलिए मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। मुझे याद आया कि मैं नहीं रुक सकूँगा, मुझे ये बात याद आई। आई हैव डिसाइडेड टू गो इमीडिएटली एंड रिटर्न। मैंने फ़ैसला किया कि मैं फ़ौरन ही चला जाऊँ वापस। परहैप्स उसी समीना गेटिंग मैरिड, और शायद इस आई हैव डिसाइडेड टू गो इमीडिएटली, मैंने फ़ैसला किया कि मैं फ़ौरन चले जाऊँ,
एंड रिटर्न, और फिर तब आऊँ परहैप्स शायद उस वक्त टू सी समीना गेटिंग मैरिड, कि जब समीना की शादी हो रही होगी उस वक्त ही आऊँ मैं फिर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 1 महीना बाकी है, तो मैंने फ़ैसला किया है कि मैं फ़ौरन चला जाऊँ और फिर तब वापस आऊँ शायद जबकि शमीना की शादी हो रही है। ठीक है जी, तो मुझे अफसोस है, आई एम अफ्रेड, आई सडनली रिमेंबर, मुझे अचानक याद आया कि मेरा कोई अपॉइंटमेंट था। ये बेचारे इस तरह से बात बना रहे हैं। मेरी किसी से बात हुई भी थी जिसको मैंने वक्त दिया हुआ था। मिसेस मालिक ने कहा, बट अंकल हैव सम लंच फर्स्ट देन गो। अंकल लेकिन कुछ खाना खा लें फिर जाइएगा। मिस्टर मालिक ने कहा, यस अंकल, वाई दिस सडन चेंज ऑफ माइंड, ये अचानक क्यों आपने ध्यान बदल दिया। यू नो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर हाउस, आपको तो पता है ना कि हमारे घर में आप बड़े हम आपको बड़ा खुशामदीद कहते हैं, आप जब चाहें आएँ। मिसेस मालिक ने कहा, बट योर अपॉइंटमेंट आई सपोज यू हैव टू कीप इट। हाँ लेकिन वो जो आपने किसी को वक्त दे रखा है वो तो मुझे तो लगता है कि आपको उसको तो पूरा करना चाहिए, तो उस अपॉइंटमेंट के लिए आपको जाना चाहिए। अंकल शख्स ने कहा, यस यस आई मस्ट गो विदाउट अ डिले, हाँ हाँ मुझे तो फ़ौरन निकल जाना चाहिए एक लम्हे ताख़ीर के बगैर। थैंक यू फॉर द ऑफ़र, आई शैल बी इन टच, गुड बाय गुड बाय। आपकी लंच के ऑफ़र के लिए बहुत शुक्रिया, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, गुड बाय। अंकल शम्स एग्जिट हरीडली, अंकल शम्स जल्दी में निकल जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मालिक लुक प्लीज्ड, मिस्टर मिसेस मालिक बड़े खुश दिख रहे हैं, येट ग्रेटली सरप्राइज, लेकिन काफ़ी हैरान भी हैं। व्हेन ही इज़ गॉन दे बिगेन टू डू अ लिटिल डांस राउंड द रूम, जब वो चले आते हैं तो वो कमरे में डांस करना शुरू कर देते हैं मिस्टर एंड मिसेस मालिक। द पोस्टमैन अराइव्स एंड पीयर्स थ्रू द विंडो, पोस्टमैन दाखिल होता है और खिड़की से झांक के देखता है, लुकिंग एस्टाउंडेड, वो तो बहुत ही हैरान दिख रहा है कि क्या चल रहा है भाई, अंकल आंटी डांस कर रहे हैं। मिसेस मालिक नोटिसेस द पोस्टमैन एंड मिस्टर मालिक कंटिन्यूज टू लीव अराउंड, मिसेस मालिक पोस्टमैन को देख के रुक जाती हैं और मिस्टर मालिक अभी भी छलांगे मारते फिर रहे हैं कमरे में इधर से उधर। मिसेस मालिक ने पोस्टमैन से कहा, व्हाट आर यू गैपिंग एट, कि तुम क्या घूर रहे हो भाई, किस चीज़ को घूर रहे हो। इज दिस द वे टू डिलीवर लेटर्स, का ये तरीका है ख़त पहुँचाने का। कांट यू कम टू द फ्रंट डोर एंड रिंग द बेल, तुम हमारे मेन दरवाजे पे आके घंटी नहीं बजा सकते। मिस्टर मालिक स्टॉप डांसिंग, मिस्टर मालिक भी उछलना कूदना बंद करते हैं। व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस, यू आर सपोज टू डिलीवर द पोस्ट इन द मॉर्निंग। अब ये कौन सा टाइम है तुम्हारा आने का, और तुम सुबह नहीं तुम्हें ख़त पहुँचाने होते, नॉट आफ्टरनून, दोपहर में तो तुम लोग नहीं आते। पोस्टमैन ने कहा, सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। सॉरी सर, माजरत, इनकी इंग्लिश भी ख़राब है। मैं अपने ऑफिस के मसले ठीक कर रहा था, सॉर्टिंग का मतलब चीज़ें तरतीब कर रहा था, मसले सही सुधार रहा था। मेरी साइकिल का प्रॉब्लम था सर, मैं देर से काम शुरू किया सर, माजरत। मिसेस मालिक ने कहा, आई विल गिव यू अ हेडेक प्रॉब्लम, और मैं तुम्हें अभी सर दर्द का प्रॉब्लम कर दूंगी, इफ़ यू कम एंड डिलीवर द पोस्ट एट द विंडो इन फ्यूचर, अगर तुमने आइंदा कभी खिड़की से आके पोस्ट डिलीवर करने की कोशिश की ना। शी स्नैचेस द लेटर फ्रॉम हिम, और उन्होंने उससे झपट लिया वो ख़त तो उसके हाथ में था। नाउ गो कम इन द प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम, अब जाओ। मिस्टर मालिक ने कहा, अब जाओ, अब सीधे रास्ते से आना अगली दफ़ा। यस सर, जी सर, जनाब, जी जनाब। मिस्टर मालिक ने ख़त को देखते हुए, लुकिंग एट द लेटर, मिस्टर मालिक ने कहा, ओह लुक, हियर इज़ अ लेटर फ्रॉम अंकल शम्स, अरे देखो अंकल शम्स का ख़त आया हुआ है। तो क्या हुआ कि ये वो ख़त है जो उन्होंने पोस्ट किया था और उनको नहीं मिल सका था ना, जो अंकल शम्स ने कहा था तुम लोगों को मेरा ख़त नहीं मिला, मैंने ख़त पोस्ट किया था कि मैं आने वाला हूँ, तुम लोगों को मिला नहीं मेरा ख़त, ओह। तो ये वो ख़त था जो अब इनको मिला है। ओपन इट, व्हाट डज इट से, अरे खोल के देखो इसमें क्या लिखा है। गिव मी अ सेकेंड, अरे रुको तो एक सेकेंड, खोल रहा हूँ ना। ओपन द लेटर एंड रीड्स, अब उन्होंने ख़त खोला, पढ़ा मिस्टर मालिक ने। मिसेस मालिक ने कहा, वेल अब बताओ ना क्या है, अरे भाई बताओ भी। तो इस एक वेल में ही सारी बात छुपी है। मिस्टर मालिक ने कहा, होल्डिंग हिज फोरहेड एंड लुकिंग शॉक, उन्होंने अपना माथा पकड़ा हुआ था, बड़े ही शॉक में लग रहे थे, बड़े ओ डियर, अरे भाई, अरे यार, ओ हो, व्हाट हैव वी डन, ये हमने क्या कर दिया। मिसेस मालिक ने कहा, व्हाट हैव वी डन, हमने किया क्या। वी हैव ड्रिवन हिम आउट, दैट्स व्हाट, अरे हमने उनको तो यहाँ से निकाल दिया, हमने उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया, ये किया ना हमने। एंड ही वॉज हेयर टू मेक अस वेरी रिच, जबकि वो यहाँ आए थे हमें अमीर बनाने के लिए। ही हैड कम टू गिव ऑल हिज लेट वाइफ्स ज्वेलरी टू आवर समीना फॉर हर वेडिंग, वो आए थे अपनी, जो उनकी वफ़ात पा गई हैं बेगम साहिबा, उनके तमाम जो जेवरात थे वो हमारी समीना को उसकी शादी पे देने आए थे। मिसेस मालिक ने कहा, ओह नो, टेकिंग द लेटर फ्रॉम हिम, उनसे ख़त लेते हुए उन्होंने कहा, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये बात वाकई सच है। इफ़ ओनली वी हैड वेटेड अ वाइल, काश हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। इट्स टू लेट नाउ, ही हैज़ गॉन, अब तो बहुत देर हो गई, वो तो जा चुके हैं। एंड सो हैज़ आवर फॉर्चून, और हमारा ख़जाना भी जा चुका है।
मतलब समीना का ख़जाना, समीना's फॉर्चून। एंटर समीना, अब समीना दाखिल होती है, उनकी बेटी। समीना ने कहा, हेलो मम, हेलो डैड, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज लंच रेडी, आई एम स्टार्विंग, लुकिंग एट द रूम, एंड वेयर्स अंकल शम्स। हेलो अम्मी, हेलो अब्बू, क्या चल रहा है, खाना तैयार है, मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी। और कमरे में इधर उधर देखते हुए उसने कहा, अंकल शम्स कहाँ हैं? हाइडिंग द लेटर बिहाइंड हिज बैक। मिसेस मालिक ने अपना वो ख़त अपनी कमर के पीछे छिपाया और कहा, अंकल शम्स, व्हाट अबाउट अंकल शम्स? अंकल शम्स क्या? अंकल शम्स से क्या क्या पूछ रही हो, क्या कहना चाहती हो? घबराई भी है ना। वाई डू यू ब्रिंग अप हिज नेम, तुम उनका नाम क्यों ले रही हो? मिस्टर मालिक ने कहा, अंकल शम्स वॉज हेयर अर्लियर, अंकल शम्स आए थे ना यहाँ भी थोड़ी देर पहले। आई मेट हिम दिस मॉर्निंग व्हेन ही अराइव्ड, मैं आज सुबह ही उनसे मिली थी ना जब वो आए थे। ही वी हैड अ लॉन्ग चैट एट द गेट, हमने दरवाजे पे काफ़ी लंबी बात की। ही सेड ही हैड कम टू स्टे टिल द वेडिंग, उन्होंने कहा था वो तो पूरी शादी तक रुकेंगे। वेयर इज़ ही, वो हैं कहाँ? योर अंकल इज़ नॉट हेयर, ही केम एंड ही डिपार्टेड, नहीं नहीं तुम्हारे अंकल अब यहाँ नहीं है बेटा, वो आए थे और अब चले गए। ही वॉज इन हरी टू गो, ही वॉज इन हरी टू गो, वो काफ़ी जल्दी में थी जाने की। यस ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप, हाँ उनको कोई उनको किसी के साथ उन्होंने वक्त तय किया हुआ था, वो इसलिए उनको जाना था ज़रूरी। एन अपॉइंटमेंट, दैट स्ट्रेंज, उनका कोई अपॉइंटमेंट था, उन्होंने किसी से वक्त तय किया हुआ था किसी काम का, ये तो बड़ी अजीब बात है। म्यूज़िक फॉर अ वाइल, सोचने लगी थोड़ी देर के लिए। इट्स ऑल राइट, अच्छा चलो ठीक है, ही विल बी बैक फॉर लंच, वो आ जाएंगे ना खाने के लिए, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। ही हैज़ अ हेल्दी एपेटाइट हैज़न्ट ही, वो तो अच्छा खासा खाते हैं, है ना। मिस्टर मालिक ने कहा, योर अंकल वोंट बी हेयर फॉर लंच और डिनर, ही हैज़ गॉन होम, नहीं तुम्हारे अंकल नहीं आएंगे बेटा खाने के लिए, या दोपहर के खाने या रात के खाने के लिए, वो घर जा चुके हैं। गॉन होम, बट ही सेड ही वाज गोइंग टू बी हेयर टिल द वेडिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, वो घर चले गए लेकिन वो तो कह रहे थे कि यहाँ शादी तक रुकेंगे, क्या चल रहा है? तो मिसेस मालिक ने कहा, आई डाउट वेदर ही विल बी हेयर फॉर द वेडिंग आइदर, मुझे तो शक ही है कि शायद वो शादी के लिए भी ना आए अब यहाँ पे। वाई एवर नॉट, आखिर क्यों? ही सीम टू बी हैप्पी टू बी हेयर, वो तो बड़े खुश दिख रहे थे यहाँ होने की वजह से। एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग, ही टोल्ड मी सो, अब वो तो शादी का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मुझे खुद बताया था। लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग, बेसब्री से इंतज़ार करना शादी का। वेल आई थिंक ही बिकेम क्वाइट अपसेट विद समथिंग वी सेड, मेरा ख्याल है कि वो हमने कुछ ऐसा कहा था कि उससे वो थोड़े नाराज़ हो गए काफ़ी। एंड वी कुड नॉट कीप आवर कमेंट्स टू आवरसेल्व्स, और हम अपनी बातें अपने तक नहीं रख सके। ही मस्ट हैव ओवरहर्ड अस, यकीनन उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी। यू मीन यू ड्रोव हिम आउट, पुअर मैन, मतलब आपने उनको यहाँ से निकलवा दिया, आपने उनको अपनी बातों की वजह से यहाँ से निकाल दिया? बेचारे बेचारे अंकल। आई एम अफसोस, सो मिस्टर मलिक ने कहा, ओ यार अब क्या करूँ, मुझे अफसोस है। द वर्स्ट थिंग इज़, और सबसे बुरी बात इसमें ये हुई, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, और मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें कैसे बताऊँ। ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट, वो तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भी देके जाने वाले थे। अ स्मॉल गिफ्ट, एक छोटा सा तोहफा? वेल क्वाइट अ लार्जेस्ट गिफ्ट, मतलब काफ़ी बड़ा सा था तोहफा, चलो कह लो। तो मिसेस मालिक ने कहा, यस वेरी लार्ज, हाँ बहुत बड़ा। ही सेड ही वॉज गोइंग टू लीव यू सम ऑफ आंटी मीनाज ज्वेलरी, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे लिए आंटी मीना के जेवरात में से कुछ जेवरात छोड़ के जाएंगे। एंड नाउ, मिस्टर मालिक ने कहा, नाउ ऑफ कोर्स यू वोंट गेट इवन अ स्निफ ऑफ इट बिकॉज ही इज़ गॉन, और अब तो तुम उन जेवरात को सूंघ भी ना पाओगी क्योंकि वो जा चुके हैं। मिसेस मालिक ने कहा, आई वंडर विच रिंग और चेन ही माइट हैव ब्रॉट फॉर यू, मैं तो सोच रही हूँ, सोच सोच के ख्याल कर रही हूँ कि वो कौन सी रिंग या कौन सी चेन, कौन सी अंगूठी, कौन सी चेन लाए होंगे तुम्हारे लिए। समीना ने कहा, यू मीन रिंग्स एंड चेन्स एंड डजन्स ऑफ अदर प्रेशियस पीसेस टू, मतलब आप कहना चाहते हैं अंगूठियाँ और चेन्स, यानी वो जो गले में पहनती है ना हार के तरफ तौर पे, तो गले के हार बहुत सारे और दर्जनों दूसरी कीमती चीज़ें भी। वॉट एवर डू यू मीन डियर, अरे तुम्हारा क्या मतलब है कहने का? समीना ने कहा, आई कैन शो यू वट ही ब्रॉट बिकॉज ही हैंडेड मी अ लार्ज बॉक्स व्हेन ही अराइव्ड, अरे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो क्या लाए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बड़ा सा डब्बा पकड़ाया था जब वो आए थे। इट इज़ फुल ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस पीसेस ऑफ ज्वेलरी यू हैव सीन इन योर लाइफ, वो तो भरा हुआ है बहुत बेशबहा, बहुत कीमती जेवरात से जो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे। मिस्टर एंड मिसेस मालिक लुक्ड स्टन्ड, वो तो बिल्कुल दम बखुद खड़े के खड़े रह गए मिस्टर एंड मिसेस मालिक। और कर्टन का मतलब होता है कि पर्दा नीचे गिर गया ताकि अदाकार फिर अपनी जगह से मूव हो सकें। तो ये निकोलस साउज़र ने लिखा था कि वो लालची माँ बाप थे और बदतमीज़ भी थे, बिल आखिरकार उनको जो है वो इस तरह की एक चपत पड़ी
कि हालांकि जो अंकल शम्स थे उन्होंने अपना जो किरदार था वो दिखा दिया कि हालांकि वो उनसे नाराज़ हुए या उनकी बातें बुरी लगी, फिर भी वो सारा का सारा जेवर बच्ची को देके ही गए। तो काफ़ी इनके ज़मीर के ऊपर अच्छा खासा इनको मलामत कर रहा होगा इनका ज़मीर, है ना। तो जनाब अब सवालों की तरफ आते हैं। उम्मीद है चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। सवालों के बारे में मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि सवालों के को मैं अच्छा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन जनाब जवाब आपको ख़ुद लिखने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे तैयार हो जाएं कि एग्ज़ाम में आपको याद करके ना जाना पड़े, बल्कि आपको पता हो कि चैप्टर मैंने अच्छे से समझ लिया है, आंसर तो मैं ख़ुद ही लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से एग्ज़ाम में अपेयर हो सकती हूँ। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि आप हर चैप्टर को अच्छे से समझें और फिर जवाब खुद अटैम्प्ट करें। मैं अच्छी तरह समझा दूँगा, आप अटैम्प्ट खुद कीजिए। उसमें कोई ना कोई कमी बेशी होगी तो किसी टीचर को उसको चेक करवाइए, और अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे चेक करवा लीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए, या मैंने अपना ईमेल एड्रेस बता दिया है, आप इस पर मुझे भेज दीजिए सवाल, मैं आपको बता दूंगा जवाब में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी। तो यूँ चैप्टर बाय चैप्टर आप जवाबों में इंप्रूव करते जाएंगे और बाय द एंड ऑफ द बुक आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप आराम से एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। विच वर्ड्स यूज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस मालिक डज द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट, हाउ डज ही रिएक्ट। वो कौन से अल्फाज थे जो मिस्टर और मिसेस मालिक ने बोले जो वो वर्कमैन गलत समझा। तो आपको याद होगा, एक तो मिसेस मालिक ने कहा था डिग्रीज़, और दूसरा उसने कहा मिसेस मालिक ने कहा था फ़ाइन। ये दोनों बातें वो गलत समझा था ना। तो द वर्ड्स दैट द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स, क्योंकि यहाँ पे डज है तो फिर आप वर्ब को भी उसी फॉर्म में लेके आएंगे कि द वर्ड्स दैट वर यूज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस मालिक, बल्कि मिस्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों वर्ड्स मिसेस मालिक ने यूज़ किए थे, तो आप डायरेक्ट मिसेस मालिक कह सकते हैं कि द वर्ड्स यूज्ड बाय मिसेस मालिक दैट द वर्कमैन मिस इंटरप्रेट्स वो कौन से थे, डिग्रीज एंड फाइन। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आगे, लेकिन आप बताएंगे कि बाय डिग्री वो क्या समझा था। और डिग्री से वो समझा था कि कोई एजुकेशनल डिग्री हो, हालांकि वो कहना चाह रही थी एंगल की डिग्री। और फ़ाइन से वो समझा था कोई जुर्माना, कोई ऐसी फ़ाइन जो उसको अमाउंट में पे करनी पड़ेगी, जबकि वो फ़ाइन का कहने का मकसद था कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये बात यहाँ एक्सप्लेन करनी होगी आपको, ठीक है। अब आप क्लास 5 में आ गए जनाब, आपको जवाब थोड़ा तफसील से लिखने चाहिए। इसका बी पार्ट है, इन व्हाट वे इज़ अंकल शम्स वॉकिंग डिजास्टर जोन, व्हाट डज दिस मीन। अंकल शम्स वॉकिंग डिजास्टर जोन कैसे हैं और इसका क्या मतलब है। तो वी कैन सी दैट अंकल शम्स इज़ अ वॉकिंग डिजास्टर जोन बाय सीइंग हिज एक्शन इन दिस एक्ट या इन दिस प्ले। फर्स्ट, अब पहले उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से आप शुरू कर देंगे जवाब लिखना। पहले उन्होंने जो है वो दीवार तोड़ी, फिर उन्होंने फर्श तोड़ा हैमर से, फिर उन्होंने कुर्सी तोड़ी, फिर उन्होंने टेबल को ठक्कर मारी और उसकी वजह से वो वाज गिर गया। तो ये तमाम एक्शन हमें बताते हैं कि वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ इस तरह की डैमेजेस होना शुरू हो जाती हैं कि देखने पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई डिज़ास्टर आया था। इस तरह की बात आप करेंगे तो बात सही मानी जाएगी, ठीक है जी। What reasons do Mr. and Mrs. Malik give for wanting to get rid of Uncle Shams? क्या वजह बताई इन दोनों ने कि वो अंकल शम्स से छुटकारा पाना चाहते थे। तो मिस्टर मालिक और मिसेस मालिक ने क्या क्या बातें की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो अगेन वॉकिंग डिज़ास्टर जोन है, तबाही मचाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जवाब कैसे लिखेंगे, द रीजंस दैट मिस्टर एंड मिसेस मालिक गिव्स सॉरी। तो चूँकि दो का जिक्र हो रहा है तो एस यहाँ नहीं लगेगा, वो खाली सिंगुलर में ही लगता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। बस आसानी से याद रखें, यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि ये दो हो गए तो प्लूरल हो गए। द रीजंस दैट मिस्टर एंड मिसेस मालिक गिव फॉर वांटिंग टू गेट रिड ऑफ अंकल शम्स वर, और फिर आगे जवाब लिखेंगे दैट दे थॉट दैट ही वाज, या दे थिंक दैट ही वाज अ वॉकिंग डिज़ास्टर, ही ईट्स अ लॉट, और क्या हरकतें थी उनकी, और उनकी एक्सेंट्रिसिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, यानी वो अजीब व गरीब तरह की हरकतें करते रहते थे, और उनका रिपेयर का बिल भी बढ़ जाएगा, उनका खाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। वो सारी बातें जो आपके जहन में होंगी वो सब आप यहाँ पे लिखिएगा अब इसके बाद। इन वॉट वे इज़ मिसेस मालिक सार्कास्टिक। सार्कास्टिक कहते हैं तंज करने वाला इंसान। तो मिसेस मालिक इज़ अ सार्कास्टिक वुमन, वो बातों बातों में बहुत तंज करती हैं। तो मिसेस मालिक वॉज सार्कास्टिक थ्रू आउट द प्ले, यूँ जवाब शुरू करेंगे। एंड द एग्जाम्पल्स कैन बी सीन व्हेन शी टॉक्स टू
जब वो बात कर रही थी कहाँ, पहले वो वर्कमैन से जब बात कर रही थी तो उन्होंने सार्कास्टिकली कहा, ठीक है। और जब वो अंकल शंक्स के बारे में कुछ कह रही थी कि वो वॉकिंग डिज़ास्टर टाइप के आदमी, तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी सार्कास्टिक थे, तंज़िया थे। उन्होंने जब जो है वो उस पोस्टमैन से बात की थी तो तब भी उन्होंने जो है वो सार्कास्टिकली कही थी बात कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अभी ऐसा तैसी कर दूंगी, है ना, कहा था ना। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स से हमें पता चलता है कि मिसेस मालिक जो है वो एक सार्कास्टिक खातून थी, तंज करने वाली खातून थी। Which word best describes Uncle Cham's mood when he leaves the house? कौन से लफ्ज़ से जो है वो ज़्यादा समझ में आता है कि अंकल शम्स का कैसा मूड था? तो बस सिर्फ आपने वो अल्फाज लिखने हैं, बहुत आसान है। तो आप क्या क्या समझते हैं? अगर आपको इन अल्फाज का मायने सही समझ में आ जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जनाब थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और डिक्शनरी से इन पाँचों के मायने निकालिए। आप समझ जाएंगे कि इनमें से दो ही अल्फाज हैं जो कि सही बैठते हैं। तो वो कौन से दो हैं आप देख लीजिएगा। अब ये कुछ मुश्किल सवाल हैं, देखते हैं कि क्या सवाल हैं। डिड अंकल शम्स रियली हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप? तो नहीं, नो, अंकल शम्स did not really have an appointment to keep. Rather he was trying to hide the fact, बल्कि अब आगे इंग्लिश में आप खुद लिखेंगे ना, वो छुपाना चाह रहे थे ये बात कि उनको पता चल गया है कि मिस्टर एंड मिसेस मालिक जो है उनको वहाँ नहीं देखना चाहते हैं अपने घर पे। तो वो उनको बुरा भी नहीं महसूस करवाना चाहते और जल्दी से घर से निकल भी जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि मेरा कोई अपॉइंटमेंट है। What might have been said in the letter? लेटर में क्या लिखा होगा? अल्फाज तो एग्जैक्टली नहीं बताए ना, तो वो अल्फाज क्या होंगे जो लेटर में लिखे होंगे ये बता दीजिए। तो वो आप अपने तौर पे इमेजिन करके खुद लिखेंगे, हर एक का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि डियर मालिक एंड साइमा, I am writing this letter and I hope you will be fine and this and that, and I'll be coming to your house next week, yeah, 2 weeks after. I want to help in all the preparations of the marriage and I'm very happy about Samina's wedding and I want to gift her everything that I have, all the jewelry and all this and that. तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही होंगी, तो आप इमेजिन करके लिखें कि उस खत में उन्होंने क्या लिखा होगा। ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन इसका जवाब कम से कम भी एक बड़े पैराग्राफ में आएगा जनाब। हाउ डू यू थिंक मिस्टर एंड मिसेस मालिक फेल्ट इन दी एंड? आपका क्या ख्याल है मिस्टर एंड मिसेस मालिक ने कैसा महसूस किया? इसका जवाब भी आप मुख्तलिफ लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे वो इतने ढीठ लोग थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप जवाब लिखेंगे इन दी एंड मिस्टर एंड मिसेस मालिक डिडंट फील मच because they were initially shocked, but as they were very greedy people, so once they knew that they had received the jewelry, they didn't feel much pity about Mr. Uncle Shams. ये जवाब भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इन दी एंड मिस्टर एंड मिसेस मालिक फेल्ट शॉक्ड एंड सैड एंड एम्बैरेस्ड एंड ये सब बहुत सारे लफ्ज़ हैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने मिस्टर अंकल शम्स के साथ काफ़ी ज़्यादती कर दी है। तो दोनों जवाब दुरुस्त माने जाएंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है अब आपको जवाब भी काफ़ी समझ में आ गए होंगे कि आपको क्या लिखना है। अब बस लिखने की हिम्मत करनी है, मैंने काफ़ी समझा दिया। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप में से सबसे अच्छा जवाब कौन लिखता है। और अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।